क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर जो इमोशंस उठते हैं, खुशी, गुस्सा, प्यार, डर, उदासी, वो आखिर आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग की रचना है या फिर हमारे शरीर के हर सेल में इनका कोई गहरा रिश्ता छुपा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों के ज्ञान को आपकी अपनी भाषा हिंदी में सुनाते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस भी करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने साइंस और इमोशंस दोनों को एक सूत्र में बांध दिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, व्हाई यू फील द वे यू फील, जिसे लिखा है मशहूर वैज्ञानिक कैंडिस बी पर्ट ने। यह किताब सिर्फ एक विज्ञान की व्याख्या नहीं है, बल्कि ये बताती है कि हमारे शरीर और मन का रिश्ता कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। कैंडिस पर्ट ने अपने शोध के जरिए ये साबित किया कि इमोशंस सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर में केमिकल सिग्नल्स के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें वो कहती हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। यानी हमारे हर एहसास, हर मूड, हर सोच के पीछे एक रासायनिक कहानी चल रही होती है। सोचिए जरा, जब आप किसी प्रिय व्यक्ति को देखते हैं तो दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? या जब कोई आपको धोखा देता है तो पेट में दर्द जैसा क्यों महसूस होता है? ये सब सिर्फ फीलिंग्स नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, जो हमारे माइंड और बॉडी को एक साथ जोड़ते हैं। इस किताब में कैंडिस पर्ट हमें यह सिखाती हैं कि हमारा शरीर सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक लिविंग नेटवर्क ऑफ इमोशंस है। और जब हम अपने इमोशनल केमिस्ट्री को समझ लेते हैं, तब हम अपने स्ट्रेस, पेन और हैप्पीनेस पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या जयपुर से हों, या फिर दक्षिण के शहरों जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से सुन रहे हों, चाहे आप पंजाब, गुजरात, असम या केरल से हों, या फिर नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिजी, दुबई, कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड जैसे देशों से जुड़े हिंदी प्रेमी हों, ये किताब आपके अंदर के हर उस एहसास को छू जाएगी जिसे आपने शायद अब तक समझा नहीं था। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि आगे हम चैप्टर वाइज इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे, जानेंगे कि हमारे इमोशंस कैसे हमारे हेल्थ, बिहेवियर और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इस किताब के हर चैप्टर में छिपा है एक नया नजरिया, अपने आप को समझने का और अपनी भावनाओं से दोस्ती करने का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैंडिस पर्ट की अद्भुत यात्रा के साथ, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, व्हाई यू फील द वे यू फील। चैप्टर 1, द रिसेप्टर रेवोल्यूशन, एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों सूक्ष्म संदेश कैसे भेजे और प्राप्त किए जाते हैं? जैसे कोई विशाल कम्युनिकेशन नेटवर्क काम कर रहा हो, जिसमें हर सेल अपनी भूमिका निभा रहा हो। यही नेटवर्क हमें जिंदा, सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति देता है। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट हमें इसी अद्भुत दुनिया में लेकर जाती है, रिसेप्टर रेवोल्यूशन की दुनिया में। रिसेप्टर्स दरअसल हमारे शरीर की हर कोशिका यानी सेल की सतह पर मौजूद माइक्रोस्कोपिक एंटेनास की तरह होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स यानी न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स से संवाद करते हैं। जब कोई पेप्टाइड किसी रिसेप्टर से जुड़ता है, तो वो जैसे कोई मॉलिक्यूलर स्विच ऑन कर देता है, जिससे सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। यही रिएक्शंस हमारे मूड, इमोशन और बिहेवियर को शेप करते हैं। कैंडिस पर्ट बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार रिसेप्टर्स की एक्टिविटी देखी, तो वो वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी डीपली टच्ड हुई, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि हमारे शरीर में हर इमोशन, चाहे वो प्यार हो, डर हो या खुशी, किसी न किसी मॉलिक्यूलर पैटर्न से जुड़ा है। उन्होंने अपने शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में ओपिएट रिसेप्टर्स की खोज की थी, यानी वो रिसेप्टर्स जो मॉर्फिन जैसे सब्सटेंसेस के प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। इस खोज ने न्यूरोसाइंस की दिशा बदल दी। अब यह साफ हो चुका था कि इमोशंस केवल दिमाग में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में केमिकल सिग्नल्स के रूप में मौजूद हैं। यानी बॉडी और माइंड दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक यूनिफाइड सिस्टम है, जो एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस तरह पर्ट का यह लेक्चर हमें सिखाता है कि हमारे अंदर हर भावना का एक बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है।
और यही समझ आने लगती है तो इंसान अपने इमोशंस के साथ सचमुच कनेक्ट होने लगता है। अब यह खोज एक नई यात्रा की शुरुआत बनती है, द रोमांस ऑफ द ओपिएट रिसेप्टर की ओर। चैप्टर 2, रोमांस ऑफ द ओपिएट रिसेप्टर। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट हमें अपनी सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज की कहानी सुनाती है, ओपिएट रिसेप्टर की खोज। यह कहानी सिर्फ एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की नहीं, बल्कि पैशन, स्ट्रगल और सेल्फ बिलीफ की कहानी है। पर्ट बताती हैं कि 1970 के दशक में साइंटिस्ट्स जानते थे कि मॉर्फिन और ओपियम जैसे सब्सटेंसेस हमारे शरीर को पेन से राहत देते हैं, पर कोई नहीं जानता था कि ये कैसे काम करते हैं। सबके मन में सवाल था, क्या हमारे दिमाग में कोई खास जगह होती है जहां ये ड्रग्स जाकर असर करती हैं? और अगर है तो क्या हमारे शरीर के अंदर भी कोई नेचुरल मॉर्फिन होता है? कैंडिस ने इसी रहस्य को सुलझाने के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। वो बताती हैं कि उस समय यह काम बेहद कठिन था, क्योंकि टेक्नोलॉजी सीमित थी और कई सीनियर मेल साइंटिस्ट्स उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे। लेकिन पर्ट ने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत और काउंटलेस फेलियर्स के बाद आखिरकार उन्होंने ओपिएट रिसेप्टर को आइसोलेट कर लिया, यानी वो जगह जहां मॉर्फिन जैसे केमिकल्स बाइंड होकर पेन को कम करते हैं। ये खोज किसी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू से कम नहीं थी। इसने ये साबित कर दिया कि हमारा शरीर खुद नेचुरल ओपिएट्स बनाता है, जिन्हें बाद में एंडोर्फिन्स कहा गया। यानी हमारे अंदर ही हैप्पीनेस और पेन रिलीफ के नेचुरल केमिकल्स मौजूद हैं। इससे यह भी साफ हुआ कि हमारी भावनाएं, खासकर कंफर्ट, पीस और प्लेजर, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही पैदा होती हैं। पर्ट कहती हैं कि जब उन्होंने यह खोज की तो उन्हें ऐसा लगा जैसे साइंस ने सोल को छू लिया हो। अब इमोशंस केवल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, बल्कि मेजरेबल, फिजिकल, केमिकल रियलिटीज थे। रिसेप्टर और लिगैंड जो उससे जुड़ता है कि इस रिश्ते को पर्ट रोमांस कहती हैं, क्योंकि दोनों का संबंध बेहद इंटीमेट और प्रिसाइज होता है, जैसे एक परफेक्ट लव स्टोरी। हर पेप्टाइड अपने रिसेप्टर को ढूंढता है, उसे जुड़ता है और फिर एनर्जी का ऐसा आदान प्रदान होता है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इस तरह रोमांस ऑफ द ओपिएट रिसेप्टर सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज की कहानी नहीं, बल्कि यह समझ की शुरुआत है कि हमारे इमोशंस और बॉडी केमिस्ट्री एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। चैप्टर 3, पेप्टाइड जनरेशन, अ कंटिन्यूड लेक्चर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जो इमोशंस पैदा होते हैं वो आखिर शुरू कहां से होते हैं? किस सोर्स से निकलते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स जो हमारे हर मूड, हर थॉट और हर बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं? इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट हमें लेकर जाती हैं उस फैसिनेटिंग दुनिया में जहां ये पेप्टाइड्स यानी भावनाओं के असली मैसेंजर्स जन्म लेते हैं। पेप्टाइड्स असल में अमीनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन्स होती हैं जो हमारे शरीर की हर सेल तक मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं। जब दिमाग किसी अनुभव को रजिस्टर करता है, जैसे खुशी, डर, दर्द या प्यार, तो वो तुरंत केमिकल सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स पेप्टाइड्स के रूप में ट्रैवल करते हैं और रिसेप्टर्स तक पहुंचकर उन पर बाइंड होते हैं। यही मोमेंट होता है जब एक इमोशन हमारे अंदर महसूस होने लगता है। पर्ट बताती हैं कि पेप्टाइड जनरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं, बल्कि हाईली इंटेलिजेंट बायोलॉजिकल डिजाइन है। हमारे जीन्स के अंदर कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो तय करती हैं कि कौन सा पेप्टाइड कब बनेगा। जब हम कोई थॉट सोचते हैं या कोई मेमोरी रिकॉल करते हैं तो उसी से जुड़ा पेप्टाइड बनने लगता है। यानी हर इमोशन का एक केमिकल ट्विन होता है। उदाहरण के लिए, जब हमें प्यार महसूस होता है तो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स बनते हैं, जबकि डर या तनाव के समय एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पर्ट मोलिक्यूलर म्यूजिक कहती है, क्योंकि ये शरीर के अंदर एक सिम्फनी की तरह चलती है, जिसमें हर नोट एक पेप्टाइड है और हर इंस्ट्रूमेंट एक रिसेप्टर। पर्ट अपने रिसर्च अनुभव से बताती हैं कि पेप्टाइड जनरेशन सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे शरीर में होता है। हमारे इम्यून सेल्स, गट, लिवर, हार्ट, हर जगह ये इमोशनल केमिस्ट्री सक्रिय रहती है। यही कारण है कि जब हम डरते हैं तो पेट में हलचल होती है, या जब हम दुखी होते हैं तो छाती में दर्द सा महसूस होता है। ये रिएक्शंस हमारी इमेजिनेशन नहीं, बल्कि पेप्टाइड्स का शरीर के रिसेप्टर्स से रियल टाइम संवाद है।
कैंडिस पर्ट इस बात पर जोर देती हैं कि अगर हम इस केमिस्ट्री को समझ लें तो हम अपने इमोशंस को भी रेगुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो आपका शरीर उसी के अनुरूप पेप्टाइड्स बनाना शुरू कर देता है जो आपको उसी नेगेटिविटी में फंसाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और जॉय जैसे इमोशंस को कॉन्शियसली एक्टिवेट करते हैं, आपकी पेप्टाइड केमिस्ट्री बदलने लगती है और आप सचमुच अलग महसूस करने लगते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इमोशंस कोई वेग साइकोलॉजिकल इवेंट्स नहीं बल्कि लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे पास खुद को बदलने की बायोलॉजिकल शक्ति मौजूद है। और अब कैंडिस पर्ट हमें लेकर जाती हैं अगली यात्रा पर, जहां दिमाग, पावर और एम्बिशन की केमिस्ट्री का खुलासा होता है। चैप्टर 4 ब्रेन्स एंड एम्बिशन। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट हमें दिखाती हैं कि दिमाग और एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा के बीच क्या गहरा रिश्ता है। उन्होंने अपने साइंटिफिक करियर में न सिर्फ मॉलिक्यूल्स को समझा बल्कि यह भी देखा कि एम्बिशन और डिजायर कैसे हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को शेप करते हैं। पर्ट बताती हैं कि एम्बिशन का संबंध केवल मोटिवेशन या विल पावर से नहीं है बल्कि यह एक न्यूरोकेमिकल फिनोमेनॉन है। हमारे दिमाग में डोपामीन सिस्टम वही जगह है जहां से एम्बिशन की शुरुआत होती है। जब हमें कोई गोल दिखता है, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट को सफल करना, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना या किसी पर्पस को अचीव करना, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये केमिकल हमें रिवॉर्ड एंटिसिपेशन का एहसास देता है, यानी हम किसी चीज को पाने से पहले ही उसके सुख की झलक महसूस करने लगते हैं। लेकिन पर्ट यह भी दिखाती हैं कि यही सिस्टम हमें बैलेंस से भी बाहर कर सकता है। अगर एम्बिशन कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी हर समय अचीवमेंट की भूख लगी रहे, तो हमारा डोपामाइन सिस्टम थकने लगता है। इसका परिणाम होता है फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट और इमोशनल एम्प्टीनेस। यानी वो सेम केमिकल जो हमें आगे बढ़ाता है वही हमें गिरा भी सकता है अगर हम उसका कॉन्शियस यूज न करें। कैंडिस पर्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी साझा करती हैं। जब साइंटिफिक रिकॉग्निशन और कंपटीशन के बीच उन्होंने एम्बिशन की दो धार देखी, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। चैप्टर 5 लाइफ एट द पैलेस। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट हमें अपने जीवन के उस दौर में लेकर जाती हैं जब उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी NIH में काम करना शुरू किया था। यह जगह उनके लिए किसी साइंटिफिक पैलेस से कम नहीं थी। हर दिन दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक यहां ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज पर काम कर रहे थे। लैब्स में रिसर्च की गूंज थी, माइक्रोस्कोप्स के नीचे नए मॉलिक्यूल्स खोजे जा रहे थे और हर कोने में क्यूरियोसिटी और एम्बिशन का संगम दिखाई देता था। पर्ट बताती हैं कि NIH में प्रवेश करना उनके लिए एक सपने जैसा था। बचपन से उन्हें बायोलॉजी और केमिस्ट्री में दिलचस्पी थी और अब वो उस जगह थीं जहां असली साइंस बनाई जाती थी। लेकिन इस पैलेस का जीवन उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखता था। अंदर पावर पॉलिटिक्स, जेंडर बायस और रिकॉग्निशन की दौड़ भी थी। उस समय साइंस की दुनिया में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी और एक यंग फीमेल साइंटिस्ट के लिए खुद को एस्टैब्लिश करना आसान नहीं था। कैंडिस पर्ट अपने अनुभवों को एक बेहद ईमानदार अंदाज में साझा करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे उन्हें बार बार यह एहसास कराया गया कि उन्हें मेल साइंटिस्ट्स की तुलना में खुद को बार बार प्रूव करना होगा। कई बार उनके काम का क्रेडिट दूसरों को दिया गया, कई बार उनके आइडियाज को नजरअंदाज किया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने काम को अपनी पहचान बना लिया। उनके लिए लाइफ एट द पैलेस सिर्फ रिसर्च का नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का भी सफर था। वो बताती हैं कि NIH की लैब्स में दिन रात काम करते हुए उन्होंने अपने अंदर एक नए साइंटिस्ट को जन्म लेते देखा, एक ऐसी रिसर्चर जो सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि इंट्यूशन से भी काम करती थी। पर्ट कहती हैं कि जब वो एक्सपेरिमेंट्स करती थीं तो उनके अंदर एक गट फीलिंग होती थी कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, और वही इंट्यूशन कई बार उन्हें ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज तक ले जाती थी। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट साइंस के फॉर्मल स्ट्रक्चर और ह्यूमन इमोशंस के बीच के अंतर को भी उजागर करती हैं। वो कहती हैं कि साइंस को हमेशा ऑब्जेक्टिविटी से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में हर खोज के पीछे एक पर्सनल स्टोरी, एक इमोशन और एक स्ट्रगल होती है। NIH में उनके अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि पैशन का भी परिणाम है। कई बार वो इस पैलेस की सीमाओं से परेशान हो जाती थीं,
क्योंकि वहां हायरार्की और रिजिड सिस्टम्स क्रिएटिविटी को दबाते थे। लेकिन पर्ट का आत्मविश्वास और क्यूरियोसिटी उन्हें इन सीमाओं से ऊपर उठने की ताकत देता रहा। वो समझ चुकी थीं कि असली डिस्कवरी तब होती है जब आप कन्वेंशनल बाउंड्रीज को चैलेंज करते हैं, और यही उन्हें अगले चैप्टर तक ले जाता है, जहां वो खुलकर नियम तोड़ती हैं और अपने तरीके से साइंस को रीडिफाइन करती हैं। चैप्टर 6, ब्रेकिंग द रूल्स। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट खुलकर बताती हैं कि असली साइंस वही है जो सवाल उठाने की हिम्मत रखती है, और कभी-कभी इसके लिए आपको रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। वो कहती हैं कि हर बड़े साइंटिस्ट के अंदर एक रीबेल जरूर होता है जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को चैलेंज करने की हिम्मत रखता है। पर्ट NIH में काम करते हुए एक चीज समझ गई थी कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स कई बार इनोवेशन को रोकते हैं। वहां हायरार्की इतनी मजबूत थी कि जूनियर साइंटिस्ट्स को इंडिपेंडेंट सोचने या अलग तरीके अपनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कैंडिस पर्ट उस सीमित सोच से संतुष्ट नहीं थीं। उन्हें विश्वास था कि साइंस में क्रिएटिविटी की जगह होनी चाहिए, क्योंकि डिस्कवरी इमेजिनेशन से जन्म लेती है। उन्होंने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के खिलाफ थे। उन्होंने लैब रूल्स तोड़े, एस्टैब्लिश्ड आइडियाज को क्वेश्चन किया और कई बार सीनियर साइंटिस्ट्स के विरोध का सामना किया। लेकिन यही रिबेलियस एटीट्यूड उन्हें नए इंसाइट्स तक लेकर गया। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया कि माइंड और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन केमिकल लेवल पर होता है, एक ऐसा विचार जो उस समय रेवोल्यूशनरी था। पर्ट बताती हैं कि जब उन्होंने ओपिएट रिसेप्टर की खोज की तो उन्होंने डेटा को समझने के लिए इंट्यूटिव अप्रोच अपनाई थी, जो उस समय नॉन साइंटिफिक मानी जाती थी। लेकिन बाद में वही इंट्यूशन उनके डिस्कवरीज की सबसे बड़ी ताकत बनी। वो कहती हैं कि साइंस नीड्स बोथ लॉजिक एंड इंट्यूशन बिकॉज मॉलिक्यूल्स डोंट जस्ट ओबे रूल्स, दे फॉलो रिदम्स। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट यह भी बताती हैं कि रूल्स तोड़ने का मतलब डिसिप्लिन को छोड़ना नहीं होता। चैप्टर 7, द बायोकेमिकल्स ऑफ इमोशन, अ कंटिन्यूड लेक्चर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही पल में आपका मूड बदल जाता है, जैसे किसी ने आपके अंदर का बटन दबा दिया हो? कभी बिना किसी कारण के खुशी की लहर दौड़ जाती है, तो कभी बिना वजह उदासी छा जाती है। कैंडिस पर्ट इस चैप्टर में बताती हैं कि ये सब हमारे शरीर के अंदर होने वाली केमिकल एक्टिविटीज का परिणाम है। हर इमोशन का अपना बायोकेमिकल सिग्नेचर होता है, यानी हर भावना एक मॉलिक्यूल के रूप में हमारे अंदर जीवित है। पर्ट बताती हैं कि जब उन्होंने रिसेप्टर्स और पेप्टाइड्स पर काम करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारे शरीर का हर सेल इमोशंस को सुनता है। कोई भी भावना, प्यार, डर, गुस्सा या शांति हमारे अंदर बायोकेमिकल सिग्नल्स के रूप में फैलती है। हमारे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, इम्यून सेल्स सब एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और इस ऑर्केस्ट्रा के नोट्स हैं बायोकेमिकल्स ऑफ इमोशन। कैंडिस इस चैप्टर में न्यूरोसाइंस और बायोकेमिस्ट्री को जोड़कर समझाती हैं कि इमोशंस सिर्फ साइकोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं, बल्कि रियल फिजिकल इवेंट्स हैं। जब हम कोई अनुभव करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत पेप्टाइड्स रिलीज करता है। ये पेप्टाइड्स रिसेप्टर्स से बाइंड होकर पूरे शरीर में केमिकल मैसेजेस भेजते हैं। यही कारण है कि जब हम डरते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जब दुखी होते हैं तो गले में भारीपन महसूस होता है, और जब प्यार में होते हैं तो पूरे शरीर में वार्मथ फैल जाती है। पर्ट कहती हैं कि इमोशंस हमारे शरीर के अंदर केमिकल ब्रिजेस की तरह हैं, जो माइंड और बॉडी को जोड़ते हैं। उन्होंने देखा कि कई डिजीजेस जैसे डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन या एंजाइटी केवल मेंटल नहीं होती, बल्कि उनमें केमिकल इम्बैलेंस का गहरा संबंध होता है। यानी अगर हमारी इमोशनल केमिस्ट्री संतुलित नहीं है तो हमारा फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित होता है। वो बताती हैं कि हर बार जब हम कोई इमोशन बार बार महसूस करते हैं तो हमारा शरीर उसी इमोशन की केमिस्ट्री को रीइंफोर्स करता है। अगर हम बार बार गिल्ट, एंगर या फियर में जीते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स उसी पैटर्न में कंडीशनड हो जाते हैं, यानी हम अपनी केमिकल एडिक्शन बना लेते हैं, नकारात्मक भावनाओं की लत। लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और जॉय को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी केमिस्ट्री बदल जाती है। हमारे रिसेप्टर्स नए पेप्टाइड्स को स्वीकारना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर हीलिंग मोड में आने लगता है।
पर्ट का कहना है कि यही वो जगह है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाते हैं। जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे अंदर की केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। यही अवेयरनेस हमारे हेल्थ और कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इमोशंस को समझना सिर्फ साइकोलॉजी नहीं बल्कि प्योर बायोकेमिस्ट्री है। और जब हम अपने अंदर के बायोकेमिकल्स को पहचानना सीखते हैं तब हम अपने शरीर और मन दोनों के मास्टर बन जाते हैं। अब कैंडिस पर्ट इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने जीवन के एक बड़े मोड़ पर पहुंचती हैं, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर जहां साइंस, स्ट्रगल और सेल्फ रियलाइजेशन मिलते हैं। चैप्टर 8 टर्निंग पॉइंट। कैंडिस पर्ट इस चैप्टर में अपने जीवन के उस कठिन लेकिन परिवर्तनकारी दौर को साझा करती हैं जिसे वो अपनी जर्नी का टर्निंग पॉइंट कहती हैं। NIH में उनकी साइंटिफिक सक्सेस के बावजूद उन्हें महसूस हुआ कि सिस्टम उनके योगदान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा था। कई बार उनके आइडियाज को नजरअंदाज किया गया, कई बार उनके काम का क्रेडिट दूसरों को दिया गया। उन्होंने समझ लिया कि साइंस की दुनिया उतनी ऑब्जेक्टिव नहीं थी जितनी दिखती थी। वहां भी ईगो, पॉलिटिक्स और बायस काम करते थे। पर्ट बताती हैं कि ये अनुभव उनके लिए पेनफुल था, लेकिन यही दर्द उनके लिए अवेकनिंग बन गया। उन्होंने यह समझा कि अगर उन्हें सच में अपने काम और अपने ट्रूथ के साथ ईमानदार रहना है तो उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। यह रियलाइजेशन उनके अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आई, रिबेलियन की नहीं बल्कि सेल्फ डायरेक्शन की। उन्होंने NIH छोड़ने का फैसला किया, जो किसी भी साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा कदम था। लेकिन पर्ट ने महसूस किया कि असली डिस्कवरी अब लैब में नहीं बल्कि लाइफ के अनुभवों में होगी। उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च दिशा तय की, जहां वो बॉडी माइंड कनेक्शन पर गहराई से काम कर सकें। चैप्टर 9 द साइकोसोमैटिक नेटवर्क, अ कंक्लूडिंग लेक्चर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप उदास होते हैं तो शरीर भी थकने लगता है, या जब आप खुश होते हैं तो बीमारियां मानो गायब सी लगती हैं? कैंडिस पर्ट इस आखिरी वैज्ञानिक व्याख्यान में हमें बताती हैं कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर एक विशाल साइकोसोमैटिक नेटवर्क मौजूद है जो मन और शरीर को एक ही तंत्र में जोड़ता है। पर्ट इस नेटवर्क को इंफॉर्मेशन हाईवे कहती हैं, जहां माइंड के सिग्नल्स शरीर तक और शरीर के मैसेजेस माइंड तक लगातार आते जाते रहते हैं। यह नेटवर्क हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और पेप्टाइड्स के माध्यम से काम करता है, यानी हर विचार, हर इमोशन और हर फिजिकल प्रतिक्रिया इस नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। इस चैप्टर में पर्ट समझाती हैं कि साइको यानी माइंड और सोमा यानी बॉडी दोनों एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। जब हम किसी भावनात्मक आघात, इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं तो वो सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शरीर में भी केमिकल रूप से दर्ज हो जाता है। यही स्टोर्ड इमोशंस कई बार वर्षों बाद इलनेस के रूप में उभरते हैं। पर्ट बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति पुराना दर्द, गुस्सा या डर अपने अंदर दबाए रखता है तो उसके सेल्स उस इमोशन की मेमोरी को होल्ड कर लेते हैं। यही कारण है कि कई साइकोसोमैटिक डिजीजेस जैसे माइग्रेन, क्रॉनिक फैटीग, अल्सर्स या हार्ट डिजीज अक्सर अनसुलझी भावनाओं का परिणाम होती हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जब हम अपने इमोशंस को समझना, व्यक्त करना और हील करना सीख लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का बायोकेमिकल बैलेंस लौट आता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से यह दिखाया कि इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम तीनों एक यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी शरीर में कोई भी सिग्नल आइसोलेटेड नहीं होता। अगर आप किसी दिन मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ जाती है, और अगर आप इमोशनली पीसफुल हैं तो आपका हीलिंग सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। पर्ट कहती हैं कि यही साइकोसोमैटिक नेटवर्क हमारे एग्जिस्टेंस की बायोलॉजिकल सोल है। हमारे हर इमोशन का फिजिकल एक्सप्रेशन होता है और हर फिजिकल स्टेट का इमोशनल काउंटरपार्ट, यानी जब हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम अपने शरीर को भी जागरूक बनाते हैं। इस कंक्लूडिंग लेक्चर में पर्ट एक बहुत गहरा संदेश देती हैं। योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी जो कुछ आप महसूस करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं करते वो शरीर में जीवित रहता है। और अगर आप अपने बॉडी सिग्नल्स को सुनना सीख लें, जैसे टेंशन, हेवीनेस या वार्मथ, तो आप अपने इमोशनल ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। वो कहती हैं
कि हीलिंग का असली रास्ता सप्रेशन में नहीं बल्कि अवेयरनेस में है। जब हम अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम अपने माइंड बॉडी कनेक्शन को जागरूकता की रोशनी में लाते हैं। यही समझ हमें हमारे पूरे अस्तित्व से जोड़ती है और साइंस से स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती है। चैप्टर 10 चाइल्ड ऑफ द न्यू पैराडाइम। इस आखिरी चैप्टर में कैंडिस पर्ट हमें एक नई दृष्टि, एक नए सोच के युग द न्यू पैराडाइम की ओर लेकर जाती हैं। वो कहती हैं कि अब समय आ गया है कि हम पुराने ड्यूअलिस्टिक बिलीफ्स को छोड़ें, जहां माइंड और बॉडी, साइंस और स्पिरिट, मैन और नेचर को अलग माना जाता था। इस नए पैराडाइम में सब कुछ कनेक्टेड है। हर मॉलिक्यूल, हर थॉट, हर इमोशन एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। पर्ट बताती हैं कि जब उन्होंने अपनी साइंटिफिक जर्नी शुरू की थी तब साइंस केवल लॉजिक और मेजरमेंट तक सीमित थी, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ कि असली अंडरस्टैंडिंग इंट्यूइशन, कंपैशन और अवेयरनेस के बिना अधूरी है। उन्होंने सीखा कि साइंस केवल आउटसाइड वर्ल्ड की खोज नहीं बल्कि इनर वर्ल्ड की खोज भी है। इस न्यू पैराडाइम में इमोशंस अब वीकनेस नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का संकेत है। हर इमोशन हमें कुछ सिखाने आता है। डर हमें सावधान करता है, गुस्सा हमें सीमाएं तय करना सिखाता है और प्यार हमें एकता का अनुभव कराता है। पर्ट कहती हैं कि अगर हम इमोशंस को दबाने की बजाय सुनना सीख जाए तो हम अपने शरीर और आत्मा दोनों को हील कर सकते हैं। कैंडिस पर्ट अपने अनुभवों को एक सिंबॉलिक रूप में साझा करती हैं। वो खुद को चाइल्ड ऑफ द न्यू पैराडाइम कहती हैं, यानी एक ऐसी रिसर्चर जो पुराने वैज्ञानिक ढांचे से बाहर निकलकर नए विचारों को अपनाने की हिम्मत रखती है। चैप्टर 11 क्रॉसिंग ओवर, कमिंग टुगेदर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी इंसान से गहराई से जुड़ते हैं, चाहे वो प्यार में हो, दुख में हो या किसी साझा अनुभव में, तो वो जुड़ाव सिर्फ मन या दिल का नहीं होता बल्कि शरीर के स्तर पर भी कुछ घटता है? कैंडिस पर्ट इस चैप्टर में यही समझाती हैं कि क्रॉसिंग ओवर यानी शरीर और आत्मा, विज्ञान और अध्यात्म और मन व शरीर के बीच की सीमाएं वास्तव में उतनी ठोस नहीं हैं जितनी हमें लगती हैं। वो बताती हैं कि कैसे विज्ञान अब यह स्वीकार करने लगा है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना दिमाग तक सीमित नहीं बल्कि पूरे शरीर में फैली हुई है। हमारे हर सेल में एक तरह की बुद्धिमत्ता होती है और वही हमारे अनुभवों को शरीर के स्तर पर स्टोर करती है। जब हम किसी भावनात्मक अनुभव से गुजरते हैं, चाहे वो खुशी हो, डर हो या शोक, तो हमारे पेप्टाइड्स और रिसेप्टर्स उस अनुभव को जैविक रूप में दर्ज कर लेते हैं। इसी वजह से कुछ यादें सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी बसी होती हैं। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट यह भी साझा करती हैं कि किस तरह उन्होंने वैज्ञानिक सीमाओं को पार करते हुए मन और आत्मा के बीच एक नया सेतु बनाया। वो कहती हैं, मैंने अब यह समझ लिया है कि सच्चा विज्ञान कभी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। जब हम ईमानदारी से खोजते हैं तो हमें ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस होता है। इस तरह क्रॉसिंग ओवर सिर्फ एक वैज्ञानिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी है, जो हमें यह सिखाती है कि विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं और दोनों मिलकर ही सच्ची समझ पैदा करते हैं। चैप्टर 12 हीलिंग फीलिंग। क्या आप मानते हैं कि भावनाएं सिर्फ मन की चीज हैं? इस आखिरी चैप्टर में कैंडिस पर्ट हमें यह दिखाती हैं कि हीलिंग यानी सच्चा उपचार तभी संभव है जब हम अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देते हैं। वो बताती हैं कि जब हम अपने अंदर की रिप्रेस्ड इमोशंस को दबाए रखते हैं, गुस्सा, डर, दुख या शर्म, तो वे शरीर के भीतर बायोकेमिकल इम्बैलेंस पैदा करती हैं और यही असंतुलन धीरे धीरे बीमारियों का कारण बन सकता है। पर्ट समझाती हैं कि हमारी हर भावना एक मॉलिक्यूल के रूप में शरीर में मौजूद होती है। इसीलिए जब हम अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं या माफ करते हैं, तब हम अपने शरीर को एक नई केमिकल हार्मनी में लाते हैं। यही प्रक्रिया सेल्फ हीलिंग कहलाती है। वो यह भी बताती हैं कि हीलिंग किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती बल्कि हमारे अंदर की चेतना और शरीर के बीच सामंजस्य से आती है। जब हम अपने शरीर को सुनना शुरू करते हैं, जब हम यह पहचानते हैं कि हर पीड़ा एक संदेश है, तब हम अपने भीतर के हीलर को जगाते हैं। इस चैप्टर में कैंडिस पर्ट का संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। फीलिंग्स आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर द हीलिंग, यानी हमारी भावनाएं ही हमारी चिकित्सा हैं।
इस आखिरी चैप्टर के जरिए कैंडिस पर्ट हमें यह एहसास कराती हैं कि विज्ञान, अध्यात्म और मानव भावनाएं सब एक ही सतह पर मिलते हैं। शरीर और आत्मा के बीच जो दूरी हमने बना रखी थी वह केवल हमारी समझ की सीमा थी। जब हम उसे पार करते हैं तो हम सिर्फ स्वस्थ नहीं होते बल्कि पूर्ण बनते हैं, होल बीइंग। चैप्टर 13, ट्रूथ। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि सच्चाई का सामना करना सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला अनुभव होता है? कैंडिस पर्ट इस आखिरी और गहराई से भरे चैप्टर ट्रूथ में हमें इसी एहसास तक ले जाती हैं। उनके लिए ट्रूथ कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जो तब सामने आता है जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच की दीवारों को गिरा देते हैं। पर्ट बताती हैं कि विज्ञान के शुरुआती दिनों में उन्होंने ट्रूथ को सिर्फ प्रयोगों और डेटा के रूप में देखा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन की खोज की, उन्होंने यह समझा कि सच्चाई को सिर्फ माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। हर इमोशन, हर केमिकल सिग्नल हमारे शरीर की सच्चाई को बयान करता है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई से दूरी बना लेते हैं, और जब हम उन्हें स्वीकारते हैं तब हम अपनी असली प्रकृति से जुड़ जाते हैं। इस चैप्टर में वो लिखती हैं कि सच्चाई कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। ये यात्रा हमारे ईगो को छोड़ने, अपने डर को देखने और अपने शरीर के संदेशों को सुनने से शुरू होती है। वो कहती हैं कि हर दर्द, हर बीमारी और हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने आए हैं। जब हम यह स्वीकारते हैं कि हमारी फीलिंग्स हमारे शिक्षक हैं, तभी हम असली हीलिंग की दिशा में बढ़ते हैं। कैंडिस पर्ट इस चैप्टर में अपने जीवन की सच्चाइयों को भी साझा करती हैं। प्रयोगशालाओं की राजनीति, पहचान के संघर्ष और उस गहरे आत्मबोध को जब उन्होंने समझा कि सच्चा विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि प्रेम की खोज है। उनके लिए ट्रूथ का अर्थ था अपने भीतर और अपने चारों ओर उस प्रेम, जुड़ाव और ऊर्जा को पहचानना जो हर जीवित चीज को जोड़ती है। इस तरह ट्रूथ सिर्फ इस किताब का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं और हम यह समझ पाते हैं कि सच्चाई हमेशा हमारे भीतर थी, बस उसे देखने के लिए हमें खुद से ईमानदार होना था। किताब मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, व्हाई यू फील द वे यू फील बाय कैंडिस बी पर्ट। दोस्तों, ये किताब सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी बल्कि एक भावनात्मक यात्रा थी जिसने यह दिखाया कि हमारे शरीर और मन के बीच कोई अलगाव नहीं है। हर इमोशन, हर फीलिंग हमारे अंदर के मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर्स के माध्यम से चलने वाला एक संवाद है। कैंडिस पर्ट ने हमें यह सिखाया कि हमारी फीलिंग्स कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारे शरीर की भाषा है, और जब हम उन्हें सुनना सीख लेते हैं तब असली हीलिंग शुरू होती है। उन्होंने यह भी बताया कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही सच की ओर बढ़ते हैं, वो सच जो हमें अपने भीतर की चेतना और प्रेम से जोड़ता है। जब हम अपने अंदर के दर्द को समझते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से हल्के होते हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने लगते हैं। इस किताब ने हमें यह याद दिलाया कि हर आंसू, हर हंसी, हर अनुभव हमारे शरीर की एक केमिकल कहानी है और उसे समझना ही खुद को समझना है। अब सवाल आपसे, आपको इस किताब से क्या सीखने को मिला? क्या आपने कभी अपने शरीर और मन के बीच उस गहरे संवाद को महसूस किया है? क्या अब आप यह मानते हैं कि हमारी इमोशंस ही हमारी हीलिंग की शुरुआत है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हमें बताइए कि कैंडिस पर्ट की ये यात्रा आपके जीवन को किस तरह छू गई। अगर आपको यह किताब पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अपने अंदर की दुनिया को समझने की जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और किताबों के जरिए हम मिलकर भावनाओं, चेतना और जीवन की गहराइयों को समझें, तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नई किताब का अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। याद रखिए, आपकी हर भावना एक संदेश है और जब आप उसे सुनते हैं तब आप खुद से सबसे गहराई से जुड़ते हैं।